Hi, so let's start with chapter 8 indemnity and guarantee. तो देखो, इंडेमनिटी और गारंटी का मैं सिंपल सा आपको मीनिंग बताती हूँ. इंडेमनिटी मतलब किसी ने अगर कोई लॉस फेस किया है, सफ़र किया है, तो उसके लिए कोई इंडेमनीफाई कर रहा है, मतलब उसका लॉस बेयर करने के लिए रेडी है, उसको लॉस से सेव करने के लिए रेडी है. इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो सब लोग देते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज. अपार्ट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंसेस, सारे जो इंश्योरेंस होते हैं ना, वो इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं. वो क्या बोलते हैं कि अगर आप हमें जो भी एनुअली या मंथली इतना आप पेमेंट करते जाइए, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, हम आपको उस लॉस से बचाएंगे. मेडिकल इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, आप जो स्टॉक इंश्योरेंस है, आप कुछ अमाउंट बैंक को देते हैं मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे. फिर जब कुछ ऐसा हैपनिंग होती है, मिस हैपनिंग होती है, जैसे घर जल गया है, तो उसको कौन इंडेमनीफाई करेगा, लॉस कौन बेयर करेगा? जिसका घर जला है वो नहीं करेगा, बैंक करेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आप हो बैंक के साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ. और गारंटी क्या होती है? गारंटी होती है जब एक जना, आप अगर बैंक से लोन लेने जा रहे हो, तो बैंक आपको बोल रहा है कि हम आपको अकेले ऐसे लोन नहीं दे सकते, हम देंगे तो गारंटी के साथ ही देंगे. कोई आप श्योरिटी को लेके आओ जो आपके बिहाफ पे गारंटी दे कि अगर आपने पे नहीं किया ना, रीपे नहीं किया लोन, तो वो रीपे करेगा, हम उससे ले सकते हैं. तो आप क्या करते हो, अपने दोस्त वगैरह को लेके चले जाते हो. तो अब बैंक आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. बैंक जो होगा ना, वो कौन होगा? क्रेडिटर. आप होगे प्रिंसिपल डेटर, आपका दोस्त होगा श्योरिटी, जो आपके बिहाफ पे श्योरिटी ले रहा है कि ये अगर रीपे नहीं करेगा ना, तो मैं कर लूँगा. तो वो होती है गारंटी. तो लेट्स मूव टू द डेफिनेशन. 124 क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइन करता है, एक पार्टी प्रॉमिस करती है टू सेव अनदर पार्टी फ्रॉम लॉस कॉज्ड बाय हिम, या तो उसने वो लॉस कॉज किया है, प्रॉमिसर ने खुद ने अगर लॉस कॉज किया है तब भी वो प्रॉमिस करना पड़ेगा उसको, मतलब इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, लॉस बेयर करना पड़ेगा. ये किसी और के कंडक्ट की वजह से जो प्रॉमिस ही उसको लॉस कॉज हुआ है, तब भी उसको उसमें लॉस बेयर करना पड़ेगा. 125 क्या बोलता है? प्रॉमिस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड. जो इंडेमनिटी होल्डर है, मतलब प्रॉमिसी जो है, वो उसके क्या क्या राइट्स होते हैं कि वो रिकवर कर सकता है सारे डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर टू विच द प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई अप्लाइज. जो भी मैटर, जिस चीज़ के लिए प्रॉमिस हुआ है. अब जैसे जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है ना, हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें 32 डिजीज़, 46 डिजीज़ ऐसे करके कुछ डिज़ीज़ होती है. इसके अलावा अगर कोई भी डिज़ीज़ होती है ना पर्सन को, तो तब वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बाउंड नहीं होती है पे करने के लिए. पर वो 42 डिजीज़ जो उन्होंने लिस्ट कर रखी है ना कॉन्ट्रैक्ट में, सिर्फ वो उतने डिजीज़, अगर उनमें से कोई भी एक डिजीज़ हुई तभी वो लायबल होते हैं वो लॉस बेयर करने के लिए. तो सेम चीज़ ये बोल रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसी का लॉस बेयर करेंगे, उसके अलावा कोई और लॉस बेयर नहीं करेगा जो भी प्रॉमिसर है वो. ऑल कॉस्ट विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन सच सूट. जो भी कॉस्ट है फॉर ब्रिंगिंग एंड डिफेंडिंग सूट, वो भी वो रिकवर कर सकता है. देन ऑल सम विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ सच सूट. जो कॉम्प्रोमाइज सूट में अगर वो कुछ सेटलमेंट वगैरह कर रहे हैं, उसका कोई भी सम है, तो वो भी वो ऑब्टेन कर सकता है, क्लेम कर सकता है. अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर कौन होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? मैंने अभी बताया था, कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन.
श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में जो श्योरिटी दे रहा है, जो गारंटी दे रहा है कि अगर ये पे नहीं करेगा तो मैं पे करूँगा, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जो वो पर्सन है ना, श्योरिटी जो श्योरिटी दे रहा है उसके बीच में और क्रेडिटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने पूरा अमाउंट पे नहीं किया तो उसकी लायबिलिटी मैं डिस्चार्ज करूँगा, ऐसा श्योरिटी बोलता है कॉन्ट्रैक्ट में। वो कॉन्ट्रैक्ट ओरल या रिटन हो सकता है, ये बात याद रखना। श्योरिटी कौन होता है? जो गारंटी दे रहा है। प्रिंसिपल डेटर कौन होता है? जो पैसे ले रहा है बैंक से। और बैंक कौन है? बैंक है क्रेडिटर। और ये कॉन्ट्रैक्ट या तो ओरल हो सकता है या रिटर्न हो सकता है। देन कंसिडरेशन फॉर गारंटी क्या है? एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर मे बी सफिशिएंट कंसिडरेशन। अब देखो श्योरिटी के लिए क्या कंसिडरेशन है? हमने ये पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड नहीं होता है। तो श्योरिटी के लिए यहाँ क्या कंसिडरेशन है? वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहेगा? देखो उसके लिए ये कंसिडरेशन है, सफिशिएंट कंसिडरेशन है कि प्रिंसिपल डेटर को बेनिफिट मिल रहा है उसके प्रॉमिस से, या तो ये उसको सेटिस्फैक्शन है कोई, या फिर हो सकता है कि वो लोग आधे आधे करके या कुछ पार्ट उसे जो श्योरिटी है दे रहा है उसको भी दे। जैसे अब हस्बैंड जो है वो वाइफ को एज अ गारंटर ले आते हैं, तो वाइफ को तो यही वो मिल रहा है ना, एक सेटिस्फैक्शन कि मेरे हस्बैंड को चलो वो लोन मांग रहे हैं तो उसे मिल जाए, तो यही उसके लिए एक कंसिडरेशन है। इन श्योरिटीज लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद वॉट द प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज़ अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो श्योरिटी की लाइबिलिटी कैसी होगी? जैसी प्रिंसिपल की लाइबिलिटी है ना प्रिंसिपल डेटर की, वैसी होगी। मतलब अगर अमाउंट 20 लाख्स का है, प्रिंसिपल डेटर ने 20 लाख्स का लिया है, तो श्योरिटी विद इंटरेस्ट, तो श्योरिटी भी वो 20 लाख्स के लिए लाइबल होगा विद इंटरेस्ट, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। इन कंटिन्यूइंग गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है? अब मान लो आपका दोस्त आपके शहर में आया है, कहीं और रहता है, वो किसी और सिटी में रहता है और आपकी सिटी में आया है और उसको एक घर चाहिए रेंट के लिए, तो आप क्या बोलेंगे? आप लैंडलॉर्ड को बोलेंगे कि इसको रेंट पे घर दे दो और इसके लिए जो भी ये मंथली रेंट पे अगर नहीं किया इसने, मंथली रेंट पे होता है, तो अगर नहीं किया इसने तो मैं लायबल होगा, तो मेरी गारंटी है आप तो इसको रेंट पे रख लो। आपने लैंडलॉर्ड को ऐसा बोला। अब लैंडलॉर्ड ने आपकी गारंटी से रख लिया, है ना, 4 महीने उसने रेंट दिया, फिर नहीं दिया, फिर कौन लायबल होगा? आप ही लायबल होगे ऑब्वियसली। तो ये होता है कंटिन्यूइंग गारंटी होती है, मतलब हर महीने की सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है ना, हर महीने का एक ट्रांजैक्शन जा रहा है, 10,000 जा रहे हैं, 10,000 जा रहे हैं, फिर नहीं दे पाया अगर वो, तब आप लायबल होगे। या बैंक आपको हर मंथली कुछ ना कुछ अमाउंट दे रही है ना, एक लोन टाइप दे रही है हर मंथ, तो अगर उसका मंथली आपने रीपे नहीं किया तो उसके लिए वो कंटिन्यूइंग गारंटी उस सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन में, जब वो सीरीज़ ब्रेक हुई तब कौन लायबल होगा? श्योरिटी लायबल होगा। अब रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, कभी भी आप रिवोक कर सकते हो। मान लो 2 महीने तक उस आदमी ने, जो इसके लिए आपने बोला था कि रेंट पे आप रख लो इसे, तो उसने 2 महीने तक रेंट पे किया, फिर आपने ना बोल दिया कि अब देखिए अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसके आगे के ट्रांजैक्शन के लिए मैं लायबल नहीं होऊंगा। तो आप देख लो, अगर आपको रखना है तो रख लो, नहीं रखना तो निकाल दो। तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, बट ये फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए ही होना चाहिए, पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और नोटिस देना चाहिए आपको क्रेडिटर को, तभी ये रिवोक हो सकता है कंटिन्यूइंग गारंटी। देन रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ। अगर श्योरिटी की डेथ हो गई तो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस जो हैं, ओनली फ्यूचर ट्रांजैक्शन, पास्ट नहीं, ओनली फ्यूचर ट्रांजैक्शन, अगर बैंक ने अगर किसी को पूरा फुल अमाउंट लोन दे दिया है तो उसके जो श्योरिटी होगा
और अगर उस श्योरिटी की डेथ हो गई तो वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी लायबल हो सकते हैं। बट बैंक के लोन देने से पहले अगर श्योरिटी की डेथ हो गई तो तब वो उसके लिए फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं होगा। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर अदरवाइज बोलता है तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलेंगे। देन liability of two persons primary liable not affected by arrangement between them that one shall be surety on others different। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। देन डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी अगर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशंस हुए, एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ विदाउट श्योरिटीज कंसेंट तो वो तभी डिस्चार्ज हो जाएगा सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए। अब डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। श्योरिटी इज discharged by any contract between creditor और principal debtor by which principal debtor is released। देखो अगर principal debtor liability से रिलीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली श्योरिटी तो रिलीज होगा ही, या तो किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रिलीज हो रहा है प्रिंसिपल डेटर, या कोई एक्ट या ओमिशन ऑफ द क्रेडिटर, मान लो उसने कुछ क्रेडिटर ने कुछ गड़बड़ कर दी तो उस केस में प्रिंसिपल डेटर अगर रिलीज हो जाएगा ना तो श्योरिटी भी रिलीज हो जाएगा। देन क्रेडिटर्स फोरबियरेंस टू स्यू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। मतलब अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को स्यू नहीं किया, मतलब प्रिंसिपल डेटर ने पे नहीं किया था, रीपे नहीं किया था अमाउंट जो भी उसने क्रेडिटर से लिया था, और प्रिंसिपल डेटर जो है उसको क्रेडिटर ने स्यू नहीं किया, तो क्या श्योरिटी रिलीज हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा उस लायबिलिटी से? ऐसा नहीं है, वो तब भी लायबल रहेगा, वो डिस्चार्ज नहीं होगा। अब सीधा 142 पे आ जाएंगे। देखो 141 क्या बोलता है, श्योरिटी इज़ राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटी। मतलब अगर प्रिंसिपल डेटर ने बैंक से कुछ लोन लिया है और उसमें गारंटर कौन है, श्योरिटी कौन दे रहा है, कोई भी मान लो उसका प्रिंसिपल डेटर का कोई फ्रेंड है, वो श्योरिटी दे रहा है ना। अब बैंक ने श्योरिटी को नहीं पता था कि जो प्रिंसिपल डेटर है ना उसने अपना घर भी गिरवी रखा हुआ है, एज अ सिक्योरिटी रखा हुआ है बैंक के पास, क्रेडिटर के पास। तो जब उसको पता चलेगा, मतलब वैसे भी अगर नहीं भी पता चले उसको तब भी ये ड्यूटी होती है बैंक की कि जब वो अमाउंट ड्यू होए, ए से वो अमाउंट ड्यू होए, मतलब जो प्रिंसिपल डेटर है उसने पे नहीं किया अगर, तो श्योरिटी से अगर वो पैसे ले रहे हैं उसके बिहाफ पे तो श्योरिटी को ये बताएं कि एक सिक्योरिटी भी हमारे पास पड़ी है तो वो आप ले सकते हैं, उससे आप अपना जो भी करना है क्लेम कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी से। मान लो कुछ गोल्ड रखा हुआ है एज अ सिक्योरिटी क्रेडिटर के पास प्रिंसिपल डेटर ने, तो वो गारंटर को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए उस सिक्योरिटी का। अब 142 क्या बोलता है कि गारंटी ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट, इससे कोई भी गारंटी अगर रिसीव होगी तो वो इनवैलिड ही होगी, वो वैलिड नहीं होगी, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगी। अब 145 क्या बोलता है, इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी। इंडेमनीफाई का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लॉस से रिकवर करना। तो जो श्योरिटी होता है और प्रिंसिपल डेटर होता है उनमें एक इम्प्लाइड, मतलब अगर उन्होंने इंडेमनीफाई का कॉन्ट्रैक्ट किया भी ना हो ना तब भी एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। मतलब अगर श्योरिटी को लॉस हो रहा है ना, अगर प्रिंसिपल डेटर ने पे नहीं किया अमाउंट तो किससे अमाउंट क्लेम करेगा क्रेडिटर? श्योरिटी से क्लेम करेगा। तो लॉस किसको हुआ? श्योरिटी को। तो श्योरिटी वो लॉस किससे रिकवर कर सकता है? ऐसा तो नहीं कि हाँ चलो भूल जाओ, ऐसा नहीं होता। वो प्रिंसिपल डेटर से बाद में कभी जब उसके पास पैसे आए तब क्लेम कर सकता है। आप रेस्टोरेंट में खाने गए हो अपने फ्रेंड के साथ, फ्रेंड ने अगर पैसे नहीं दिए और आपने दे दिए तो आप बाद में फ्रेंड से क्लेम कर सकते हो ना, तो वही चीज़ है। देखो अब हमने जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन थे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे वो सब पढ़ लिए हैं।
और हम इम्पोर्टेंट ही कवर करेंगे। चैप्टर 9 टॉक्स अबाउट बेलमेंट। तो बेलमेंट मैंने अभी आपको थोड़े टाइम पहले बताया था कि ज़ोमैटो वाले भैया अगर आपके पास किसी और का सामान छोड़ गए हैं, कि सामने वाले भैया ने ऑर्डर किया था, वो भी कहीं गए हुए हैं, आप रख लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, तो क्या मैं खा सकती हूँ क्या उसका सामान? नहीं, उसका ऑर्डर मैं नहीं खा सकती। वो मेरी लाइबिलिटी है कि उसको ध्यान रखूँ जब तक सामने वाले भैया ना आ जाए। तो यही होता है बेलमेंट का। अब देखो, आप अपनी वॉच रिपेयर करवाने देते हैं शॉप पे, या फिर अपना प्रेस करने के लिए कपड़े आप दे रहे हैं, सिंपल सा एग्जांपल, तो वो कपड़ों को आपको जला जला के दे देगा, तो आपको तो आप बोलोगे ना कि इसका रिएम्बर्स करो भाई। तो सामने वाला जो बेली होता है ना, आप बेलर हो और प्रेस वाले भैया बेली है, तो जो बेली होता है ना, उसका एक रीज़नेबल केयर करने की एक ड्यूटी होती है कि वो एक ऑर्डिनरी मैन की तरह, ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन की तरह एक रीज़नेबल केयर करे उस प्रोडक्ट का, आपने आपके प्रोडक्ट का, और जो पर्पस के लिए दिया है वो पर्पस फुलफ़िल होते ही वो आपका सामान आपको लौटा दे। तो बेलमेंट इज़ अ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। किसी पर्पस के लिए होता है। प्रेस के कपड़े आप पर्पस के लिए देते हैं कि आयन होके आ जाए। फिर अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दे शैल, व्हेन द पर्पस इज़ अकम्प्लिश्ड, तो उसको क्या करने पड़ते हैं, प्रेस वाले भैया को वापस रिटर्न करने पड़ते हैं, या फिर इन सम केसेस डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो भी डायरेक्शंस हो आपके कॉन्ट्रैक्ट के, कि अगर डिस्पोज ऑफ करना है, डिस्ट्रॉय करना है उस चीज़ को, तो डिस्ट्रॉय करना चाहिए, पर वो पर्पस अकम्प्लिश होने के बाद। तो जो गुड्स डिलीवर कर रहा है वो होता है बेलर, और जिसके पास गुड्स आ रहे हैं जो रीज़नेबल केयर कर रहा है वो होता है बेली। अगर कोई भी पर्सन, एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, कोई भी पर्सन ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ अनदर कॉन्ट्रैक्ट्स है, फॉर ऑफ गुड्स है, मतलब ऑलरेडी उसके पास गुड्स हैं, तो वो एज अ बेली ही उसकी टेक केयर करेगा। मान लो आपका सामान गलती से आपके फ्रेंड के पास रह जाता है, तो वो डिस्ट्रॉय करके फेंक नहीं सकता है, वो एक बेलर बेली का आपका एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है नेचुरली। तो वो उसका ध्यान रखेगा। वो आप दोनों शॉपिंग करने गए, आपका सामान उसके बैग में रह गया, तो वो उसका रीज़नेबल केयर करेगा और फिर आपको जब भी आप मिलोगे लौटा देगा। तो वही चीज़ ये बोल रहा है, अगर पोजेशन ऑफ गुड्स ऑलरेडी है, सामने वाला पर्सन पोजेशन में है गुड्स के, तो गुड्स उसके पोजेशन में है अगर, तो उसे उसका रीज़नेबल केयर करना पड़ेगा, जैसा कि बेली करता है। डिलीवरी टू बेली हाउ मेड, कुछ भी ऐसा एक्ट करके जो बेली को इन पोजेशन ऑफ गुड्स बना रहा है, मतलब इन पोजेशन ऑफ गुड्स, उस गुड्स को बेली के पोजेशन में डाल रहा है, कोई ऐसा एक्ट, तो वो एक्ट बेलर को करना पड़ेगा ताकि वो जो बेली है उसके पोजेशन में गुड्स आ जाएं और गुड्स डिलीवर माने जाएंगे तब। 150 क्या बोलता है, बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड। कोई भी ऐसा डिफ़ॉल्ट है गुड्स में, तो उसे बेली को बताना पड़ेगा कि इसमें ये डिफ़ॉल्ट है। अगर बेलर अवेयर है तो, मतलब अगर मैं अपना फ़ोन रिपेयर के लिए दे रही हूँ, तो मैं उसको बताऊँगी कि इसमें इसका फ्लैश ख़राब है। ऐसा नहीं कि बाद में मैं इल्ज़ाम डाल दूँ कि आपने ख़राब कर दिया, मुझे पता है ऑलरेडी ख़राब है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये भी ख़राब है। तो ऐसे जो मटेरियल फैक्ट्स हैं उस गुड के, वो डिस्क्लोज़ करने पड़ेंगे अगर बेलर अवेयर है तो, जो कि बेली को एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिस्क में डाल सकते हैं। अगर उसने डिस्क्लोज़ नहीं किया बेलर ने, तो जो भी डैमेज होगा बेली को, वो उसके लिए लायबल होगा, सीधी सी बात है। अब 151 क्या बोलता है, केयर टू बी टेकन बाय बेली। सेम चीज़, जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस केयर करेगा सिमिलर सर्कमस्टांसेस में, सिमिलर क्वांटिटी ऑफ गुड, सिमिलर क्वालिटी ऑफ गुड, सिमिलर बल्क ऑफ गुड, उस वैसे ही उस बेली को भी टेक केयर करना पड़ेगा उस गुड का, जैसे वो उसकी ही चीज़ है। अगर उसने अच्छे से टेक केयर किया गुड्स का,
तो कोई भी लॉस डिस्ट्रक्शन तब भी उसके बाद भी हो गए, एक्ट ऑफ गॉड हो गया मान लो, कुछ भी हो गया, तो तब बेली लायबल नहीं होगा अगर वो ये प्रूव करते कि उसने रीजनेबल एज एन ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैन टेक केयर किया था गुड का। अब 153 क्या बोलता है, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस। जो भी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे उसके इनकंसिस्टेंट में कोई भी अगर एक्ट करता है बेली, तो बेली लायबल होगा कोई भी डैमेजेस जो कि बेलर को हो रहे हैं वो और वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा ना वो वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। आपने प्रेस के लिए अगर कपड़े दिए हैं आयरन के लिए और वो कपड़े आपको वो आयरन वाला पहने हुए दिखे, तो आप बोलोगे ना लाओ वापस दो, तो वो चीज़ वॉइडेबल हो जाएगी आपकी तरफ से। तो सेम चीज़ बोल रही है 153 कि वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है अगर वो कोई भी कंडीशन से इनकंसिस्टेंट कोई भी एक्ट करता है। तो 154 भी सेम चीज़ बोलता है, अनऑथराइज्ड कोई भी यूज़ करता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट है तो उसको डैमेजेस भरने पड़ेंगे। देखो 153 और 154 में क्या डिफरेंस है कि 153 कॉन्ट्रैक्ट के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको अगर कॉम्प्लाई नहीं किया तो टर्मिनेट हो जाता है, वॉइडेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। और 154 में क्या बोला है कि अगर अनऑथराइज्ड यूज़ किया गुड्स का, मान लो प्रेस के लिए कपड़े दिए और उसने पहन के घूमा, तो वो जो भी डैमेजेस अराइज हो रहे हैं ना तो उसको वो डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि टर्मिनेट अगर हो गया तो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, तब भी आप क्लेम कर सकते हो अगर आपको डैमेजेस हुए हैं तो 153 154 ये बोलता है, ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, बेसिक डिफरेंस कि टर्मिनेशन होता है अगर टर्म्स बेसिक टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से इनकंसिस्टेंट चला गया। तो मतलब आपने आयरन के लिए कपड़े दिए थे और वो उसने कपड़े धो दिए, अब उसका कलर निकल गया तो वो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा आपकी तरफ से। अब आपको उसके कोई पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे, उस उल्टा वो आप उससे कॉम्पनसेशन ले सकते हो। तो ये होता है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। अब 158 पे आता है रीपेमेंट बाय बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेंस। देखो अगर आप कुछ दिन के लिए बाहर गए हो और आपने बोला कि अपने पड़ोसी को कि देखिए आप घर का ध्यान रखिएगा, आपके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं, और अगर किसी बच्चे ने क्रिकेट खेलते हुए आपकी खिड़की तोड़ दी तो रिपेयर कौन करवाएगा, आपका पड़ोसी कराएगा। उसके ही भरोसे आप घर छोड़ के गए थे अकेला, है ना। तो यही चीज़ हो गई। इससे एक थोड़ा बेटर एग्जांपल देती हूँ कि आपने घर रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है, तो कुछ भी अगर लॉस होगा आपकी जो टेनेंट्स हैं अगर उन्होंने कुछ भी इधर उधर लॉस किया, कुछ भी दीवार विवार गंदी करी, खिड़की विड़की तोड़ी, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, टेनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यही होता है बेलमेंट का कॉन्सेप्ट। अब 158 क्या बोलता है, रीपेमेंट बाय बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेंस। अब उसको टेक केयर करने के लिए, आपके गुड्स को टेक केयर करने के लिए अगर कुछ भी खर्चा बेली ने किया, आपके टेनेंट ने अगर कुछ मान लो बारिश से, ताकि बारिश घर के अंदर ना आए तो एक ऐसा शेड टाइप लगा दिया या गीज़र लगा दिया कि गर्म पानी आए, या कुछ भी उसने कुछ भी ऐसा कुछ कर दिया कि आपका जो घर है उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ गई, मतलब कुछ नेसेसरी एक्सपेंस कर दिए जो कि नेसेसरी थे घर का टेक केयर करने के लिए। मान लो बहुत सीलन वगैरह आ रही थी दीवार पे, तो उसने कुछ पेंट वेंट करा के अच्छा कर दिया उसको ताकि सीलन से ख़राब ना होए, तो ये उसने रीज़नेबल केयर दिखाई है घर का ध्यान रखने के लिए। तो आपको उसे रीज़नेबल जो भी रेम्यूनरेशन कुछ भी होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, नेसेसरी एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे। ये एग्जांपल मेरे माइंड में आया, तो ये एग्जांपल अभी मेरे माइंड में आ रहा है, तो दैट्स इट। इसके अलावा मैं कोई और एग्जांपल नहीं दे सकती हूँ। मूविंग फॉरवर्ड 162 टर्मिनेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड बेलमेंट बाय डेथ।
या तो अगर बेलर या बेली किसी की भी डेथ हो जाती है और जो बेलमेंट है वो ग्रेटिटियर्स है, मतलब आपने कुछ पड़ोसी था नहीं, तो मैंने अगर उसका पार्सल ले लिया तो वो क्या हो गया कि आप मेरे को दे दीजिए, मैं उनको दे दूँगी। तो ऐसा कुछ उन्होंने सामने वाले मुझे बोल के नहीं गए थे, मेरे पड़ोसी मुझे बोल के नहीं गए थे, ये क्या हो गया, ग्रेटिटियस बेलमेंट हो गया। तो ये कब टर्मिनेट होता है, बाय द डेथ ऑफ ईदर पार्टी। 164 क्या बोल रहा है, बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू बेली फॉर एनी लॉस which the bailey may sustain by the reason that bailor was not entitled to make the bailment। कि बेलर का तो सामान ही नहीं था तो उसने बेलमेंट पे दिया कैसे, तो जिसका सामान था वो अगर बेली से लड़ने आएगा तो कुछ भी उसे लॉस वगैरह होगा तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। कुछ भी एक्सपेंसेस अगर किए हैं बेली ने टू गिव यू बैक योर गुड्स, मान लो डिलीवरी वगैरह होम डिलीवरी करवाई है, तो उसका भी जो भी भुगतान होगा वो किसको देना पड़ेगा, बेलर को देना पड़ेगा। ये कुछ भी ऐसे डायरेक्शंस हैं जिससे बेली को नुकसान हुआ है तो बेलर के डायरेक्शंस से तो बेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 170, बेलीज पर्टिकुलर लीन। सीधी सी बात है, अगर बेली ने अपना स्किल और अपना लेबर लगाया है, अपनी मेहनत दिखाई है, या कुछ प्रेस वाले भैया ने अपना पूरा इतनी मेहनत दिखाई है, पूरा प्रेस किया है, आयरन किया है आपके कपड़ों को, तो जब तक उन्हें पैसे नहीं देंगे तो तब क्या आप उनसे कपड़े मांग सकते हो पैसे दिए बिना, नहीं मांग सकते ना। तो वो रिटेन कर सकते हैं जब तक आप उन्हें रीपे नहीं कर देते उनके गुड्स, सॉरी जो रेम्यूनरेशन है वो जब तक आप उन्हें नहीं दे देते, उनके जो जितने पैसे बनते हैं, जितना उन्होंने स्किल्स लगाई, अपनी लेबर लगाया, मेहनत लगाई, उसके अगर पैसे जब तक आप नहीं दे देते तब तक वो आपको गुड्स नहीं देंगे। तो ये होता है बेलीज पर्टिकुलर लीन। अ प्लेज विल cover in our next video.